रियल एंटरप्रेन्योर समाचार पत्र के बाद रियल लाइव न्यूज लाए हैं ग्रामीण समाचार। आपके क्षेत्र के गांव में हो रही घटनाओं पर पल पल के समाचार। हमसे जुड़ने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। मोरे जी, आप ग्राम के मरकंद के प्रधान चुने गए, बहुत आपको शुभकामनाएं, क्योंकि आप बहुत अच्छे व्यक्ति महसूस हो रहे हैं। हमने भी आपसे बातचीत की और साथ में आप एडवोकेट भी हैं। एडवोकेट होने से सीधी सी बात है कि आपको पंचायत राज के सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगी। उस जानकारी के आधार पर आप अपने ग्रामवासियों को और बाकी जनता को सबसे पहले वो सलाह दें जिससे कि उनके गांव में विकास हो सके। मेरे गांव की जनसंख्या के हिसाब से मैंने जो अपनी प्लानिंग बनाई है, वो प्लानिंग ये बनाई है कि मेरे गांव के लोगों का पलायन, उनको रोजगार की उपलब्धता हो, अच्छी शिक्षा की उपलब्धता हो, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा पेयजल मिले, अच्छी शिक्षा, पेयजल के साथ साथ अच्छा निकासी सिस्टम हो जाए, जो ड्रेनेज सिस्टम जिसे कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं सटीक सही जगह, क्योंकि जल जनित बीमारियों का मौसम आने वाला है। जल जनित बीमारियां से गांव में सबसे बड़ी जाती है मेडिकल की असुविधा। मैं अपने गांव में एक चाहता हूं कि स्वास्थ्य का उपकेंद्र बने। उपकेंद्र पर कोई भी एक डॉक्टर की तैनाती हो, गांव के किसी भी गरीब अमीर किसी को भी जरूरत हो, उन चीज़ों का उपयोग किया जाए। मेरे गांव में एक स्कूल है जिसमें मेरे हिसाब से मैंने अब तक देखा संख्या बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के जितने भी बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। जो स्कूल का स्तर है उस स्तर के हिसाब से उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए। उस शिक्षा से पढ़कर वो आगे जाएं, आगे बढ़ें, क्योंकि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आज हम देखें तो हमारा धन जो है वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे देश का भविष्य है। भविष्य का निर्माण अगर हम अच्छा नहीं कर सकते तो अगला भविष्य खराब है। बच्चों की अच्छी शिक्षा होगी, वो अच्छा रोजगार पाएंगे। यहाँ से जाके बाहर जाके मैंने भी रोजगार बाहर पाया, मैं पेशे से खुद वकील हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने वहाँ बहुत कुछ चीज़ें सीखने के बाद मैं 20 साल के बाद अपने यहाँ के प्रधानी का चुनाव, उसमें मेरे 3 ही मुद्दे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। अगर ये ग्रामवासियों को आसानी से सुलभ उपलब्ध हो जाएगी, ये मेरी सबसे बड़ी चुनौती है। मैं चाहता हूँ कि ग्रामवासियों को जो भी योजनाएं मिलती हैं उनका 100% बेनिफिट मिले और एक छत के नीचे मिले। इसीलिए सरकार के द्वारा सरकार की नीतियाँ बहुत अच्छी होने के साथ साथ सरकार ने पंचायत घर का निर्माण कराया। उस छत के नीचे मैं चाहता हूँ कि मेरे गाँव के लोगों को आय संबंधित, जाति संबंधित, जो भी तहसील संबंधित समस्याएं हों, ब्लॉक संबंधित, पेंशन संबंधित, वो एक छत के नीचे पूरी हो, जिसमें सरकार का पूरा सहयोग है। नंबर 2 बात ये रही है ग्राम विकास के लिए। ग्राम विकास के लिए सिर्फ सरकारी जिम्मेदार नहीं है, सरकार ने जो चुनाव कराया, जो समिति बनाई है, वो भी जिम्मेदार। ग्राम पंचायत निधि का पैसा कुछ सरकार से आता है और कुछ सरकार ने ये निर्देश भी जारी किए हैं कि ग्राम समिति अपने संसाधन खुद उपलब्ध करा सकती है, बना सकती है। हमें सबसे पहले हमें देखना है ग्राम निधि का कैसे बढ़ोतरी हो। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारी ग्राम निधि ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर निर्भर हो और कुछ सरकार के ऊपर हो। ग्राम निधि बढ़ाना मेरा मुख्य उद्देश्य है, जो कि जिसका पैसा की विकास के कार्यों में लगाया। नहीं, जैसे आपने कहा कि ग्राम सभा अपने स्तर पर अपने निधि को बढ़ाए, 2 बातें होती हैं यहाँ पर। निधि को बढ़ाने के लिए जब गांव में शिक्षित ही नहीं है, रोजगार नहीं है, तो आप किस क्षेत्र से उसकी निधि को बढ़ाएंगे। दूसरी चीज़, सबसे प्रथम हमने देखा कि हर गांव के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है, लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है। जागरूक है नहीं, बहुत सी योजनाएं आती हैं, वो जागरूकता की कमी की वजह से वो पता चला पूरी हो नहीं पाई और पूरा साल निकल गया। ये निधि बढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को शिक्षित किया जाए, उनको जागरूक किया जाए। जब किसी व्यक्ति की जेब में 100 रुपये होते हैं तो वो सरकार को टैक्स भी दे देगी, ग्राम सभा को भी टैक्स दे देगी, अपना भी विकास करेगी।
तो मैं चाहता हूँ आप ये बताइए कि जो सरकार अपनी एक योजना लॉन्च करती है, उस योजना में जो फंड्स आते हैं वो ऑलरेडी पहले से ही कैलकुलेट होते हैं, उसकी संख्या की हो चुकी होती है। उसके बाद संसाधनों की और ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अभी तो हमने देखा वही पूरे नहीं बढ़ पाते हैं लोगों में, वही योजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं और धन वापस हो जाता है। इन सारी चीज़ों की अगर जांच पड़ताल में आप जाएंगे तो देखेंगे कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी रही है लोगों की। ग्राम विकास के लिए सरकार ने लगभग 150 पॉलिसीज़ के 150 पॉलिसीज़ हैं लॉन्च की हैं, और वो पॉलिसी लॉन्च होने के बाद उनका अच्छे से सूचना और प्रसारण और लोगों के अंदर जागरूक नहीं हो पाते। लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या ग्राम विकास के लिए कौन सी योजना आई है, ये योजना किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है, इम्प्लीमेंट के साथ साथ इनमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। होता क्या है कि कुछ योजनाओं में लोग ये समझ लेते हैं कि इसमें हो सकता है मेरा नुकसान होगा, लेकिन अगर आप उस योजना को पूर्ण तरीके से पढ़ेंगे तो उनके फ़ायदे गिनाने तो पंचायत का काम है लोगों को जागरूक करना। अगर पंचायत में अच्छे पढ़े लिखे लोगों को लोग चुनेंगे तो वो इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं। मेरे यहाँ भी लगभग 5 साल से 2 आंगनवाड़ी केंद्र आए हुए हैं जो आज तक नहीं बने। वो क्यों नहीं बने? क्योंकि उनके लिए बनाने के लिए, उनका संचालन करने के लिए, उनकी देख रेख के लिए आपको जो भी है उनको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मैं किसी पूर्व पंचायत पे मैं किसी को कोई आरोप लगाना चाहता, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जितनी योजनाएं पेंडिंग पड़ी हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, लोगों को रोज़गार दिलाया जाए, लोगों को रोज़गार बढ़ाने के लिए उनकी हर समस्या में साथ दिया जाए। तो पंचायत निधि तो अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। पंचायत को बहुत सारे राइट हैं और पंचायत को राइट है, पंचायत को तो इतना काम करना चाहिए अपने लेवल पर कि सरकार की निधि और पंचायत की निधि बढ़ा के तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। आज गांव की सड़कों की खस्ता हालत है, बिल्कुल किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया आज तक। पूर्व में सारी सड़कें खराब हैं, लेकिन अब निधि के मामले में देखा जाए, अब निधि का उपयोग कौन समिति कैसे कर रही है ये तो उसकी शिक्षा पर नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी जैसे आपने बताया 2 आंगनवाड़ी आए हुए हैं, लेकिन अभी तक वो धरातल पर नहीं उतर पाए। नहीं उतर पाए, है ना। उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। आपने खुद ही कहा, लोगों की जागरूक की कमी। तो धन तो बाद में आएगा, पहले हमारे पास जो सरकार धन दे रही है उसका सदुपयोग हो जाए, यही बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। अगर इसी क्षेत्र में अगर आप कार्य करें, लोगों को जागरूक करें, समिति को जागरूक करें, वो गाँव के निवासियों को जागरूक करें और उसका सही उपयोग हो जाए, तो मैं समझता हूँ पहले 2 साल में तो यही बहुत बड़ी बात है। आपका विचार? मेरा विचार ये है कि जिस दिन से मुझे गांव की जितनी योजनाएं और जितने पेंडिंग वर्क पता चले हैं, मैंने सबसे पहले उन्हीं पे काम शुरू कर दिया। गांव के 2 आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे, उनके लिए मैंने ज़मीन देख ली, वो तैयार हो जाएंगे। अभी 14 तारीख के बाद मेरी शपथ होगी, उसके बाद चार्ज आएगा, उसके बाद उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। जो निधि होगी उसको सही उचित जगह तुरंत किया जाएगा। अच्छा, आपने अभी बताया कि आप दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, आप एडवोकेट हैं, तो ऐसे हालात में आपके पीछे यहाँ काम कैसे हो पाएगा? यहाँ तो हर जगह आपकी ज़रूरत पड़ेगी, साइन की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे यहाँ हमारी वकालत में 5 डे वर्किंग है। हमारे यहाँ 2 दिन छुट्टी रहती है और छुट्टी सैटरडे और संडे। ये मैंने लोगों से वादा किया है कि मैं यहीं रहूँगा। तो दिल्ली से ज़्यादा, दिल्ली और मेरे गाँव की बहुत दूरी नहीं है, मुझे 3 घंटे लगते हैं आने में। और मैं जितने भी वर्क हैं उनका संचालन मैं अपने घर से करूँगा, उसका सिस्टम मैं अपने आप जनरेट करूँगा। जब तक सिस्टम से वर्क नहीं होगा तो वो कोई काम नहीं कर सकता। काम की अगर मुझे जानकारी होगी तो वो काम अपने घर पर ही बैठ कर सकता हूँ, ना कि ब्लॉक जाकर ही काम होगा। तो मेरा है कि सबसे पहले वकालत भी करना और सबसे पहले अपने गाँव का काम करना। मैं अपने गांव के जब भी मुझे जो ज़रूरत है मेरी आने की, मैं तुरंत आऊँगा, सबसे पहले वो काम करूँगा, क्योंकि ये समाज सेवा का वर्क है और वकालत भी मेरी समाज सेवा ही है। वो सिर्फ परिवार की जीवोपार्जा है, लेकिन वो जीवोपार्जा समाज सेवा से ज़्यादा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।